गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपना फर्स्ट ईयर का 6 पेपर कवर कर रहे हैं। तो 6 पेपर में हम लोग अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपना 2 यूनिट स्टार्ट किया। तो 2 यूनिट में भी हम लोग 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं पूरी। लेकिन 2.3 हमारा चल रहा है। 2.3 पे ऑलरेडी हमारी 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं इस टाइम पर। तो तीन वीडियोज़ आ चुकी हैं। तो 3 वीडियोज़ में क्या लिखा हुआ है, जैसे मैनेजमेंट है ये आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में आपका क्या है कि टीम टीचिंग, शैडो टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो टीम टीचिंग, शैडो टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग पर ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं। अब क्या करना है, अब कोऑपरेटिव लर्निंग करनी है हमें। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या करना है, यूज़ ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन। अब हमें क्या करना है, कोऑपरेटिव लर्निंग करनी है। उसके बाद हमें यूज़ ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर का आपका जो बिहेवियर है उसमें सकारात्मक किस तरह से चेंजेस लाने के लिए हमें अपने इंटरवेंशन चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या उसके यानी हमें अपनी स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी होती है। पर आपको हेडिंग दिखा हुआ है सहयोगी शिक्षा की परिभाषा, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग की डेफिनेशन बताइए। यहाँ पे जब छात्र एक साथ आते हैं और एक परियोजना पर एक टीम के रूप में कार्य करते हैं तो सीखने के उस रूप को सहयोगी शिक्षा कहा जाता है। सहयोगी सीखने के इस रूप में जब एक छात्र एक साथ आते हैं, मतलब जब एक ग्रुपिंग में बात करी जा रही है, जो भी एक परियोजना पर एक टीम की तरह वर्क किया जाता है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो हमारे उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव या सहयोगी शिक्षा बोलते हैं। तो मतलब एक दूसरे की अगर कुछ समस्या तो उस समस्या को खुद ही दूर करना, आपस में एक दूसरे का कोऑपरेट करना, कोऑपरेटिव टीचिंग। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को एक साथ सामूहिक या जोड़ा जाता है। कोई भी एक टारगेट बच्चों को दिया गया है, जब वो टारगेट बच्चों को अचीव करना होता है तो उसमें क्या करते हैं शिक्षार्थियों को, बच्चों जो छात्र हमारे शिक्षार्थियों को एक साथ सामूहिक को उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं या फिर उन्हें पेयर जोड़े में डिवाइड कर सकते हैं। शिक्षार्थी अपने स्वयं के सीखने के साथ साथ एक दूसरे के सीखने के लिए जिम्मेदार हैं। जो उस मतलब कि कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू जो चीज़ हम लर्न कर रहे हैं उसमें सिर्फ क्या है, एक दूसरे को अपना सीखना नहीं, जो दूसरा वाला सीखेगा उसकी भी जिम्मेदारी अपनी ही होती है। जब हम कोई भी काम ग्रुप में कर रहे हैं तो उसमें नहीं कि एक इंसान का अचीवमेंट हो जाए बाकी नहीं हो। जब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हमें पूरे ग्रुप को साथ लेकर चलना होता है। सभी ग्रुप को कोशिश करनी चाहिए कि बराबर पार्टिसिपेट करके चीज़ों को वो भी प्राप्त कर सकें, लर्न कर सकें या फिर उनको जो भी उनका गोल है उसे अचीव कर सकें। नेक्स्ट बात करें, क्या लिखा हुआ है, ये सहयोगात्मक अधिगम का तात्पर्य एक प्रकार की शिक्षा से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सीखने के उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं। जैसे हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, इस तरह से बात की जा रही है कि सहयोगात्मक अधिगम जो आपको कोऑपरेटिव लर्निंग है उससे क्या तात्पर्य है कि कोई भी एक शिक्षा है, कोई भी एक टॉपिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी कुछ वॉटएवर जो भी है, तो उसमें 2 या 2 से अधिक ग्रुप में या फिर पेयर में क्या है कि कोई भी चीज़ को लर्न करने के उद्देश्य से पर्पज से क्या है, एक साथ चीज़ों को लर्न करना या उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। शिक्षार्थी ज्ञान को साझा करते हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज है एक दूसरे से कि हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे, साझा करेंगे, एक दूसरे के संसाधनों को उपयोग करेंगे, जो भी हमारे पास फैसिलिटेशन अवेलेबल हैं एक दूसरे की उनका यूज़ करेंगे एवं एक दूसरे के जो भी थॉट्स होंगे उनकी प्रसन्नता असहमति करते हैं। जैसे हमारा कोई भी एक थॉट चल रहा है दिमाग में, कोई भी एक टॉपिक करेंगे, हर किसी का अपना इंडिविजुअल थिंकिंग होती है, तो अपने हर किसी के अलग अलग विचार होते हैं, कुछ जो उनकी सहमति है, किसकी असहमति है, हर चीज़ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में चीज़ों को लेकर सोचा जाता है और एक दूसरे की सहमति करके ही उस कार्य को किया जाता है और एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। इस प्रकार ज्ञान, समस्या समाधान को साझा करना और कुछ नया विकसित करने के लिए समूह के सामूहिक प्रयास को सहयोगी अधिगम कहा जाता है। अपने विचार, जो भी आप विचार है उनको साझा करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन सब कुछ सॉल्व करना, ये सब क्या किया जाएगा, एक ही लेवल पे ग्रुप पे किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो ये समूह है कार्य को सॉल्व करने का, उस सामूहिक प्रयास को जो भी एक ग्रुप में चीज़ों को सॉल्व करने की प्रयास कोशिश की गई है उसे क्या किया जाता है, उसे ही सहयोगी अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है।
तो यहाँ तक हम लोगों ने अपना पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने? कोऑपरेटिव लर्निंग मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम आगे बात करते हैं यूज़ ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़। क्या आपकी हस्तक्षेप करने की क्या रणनीति है जिससे बच्चे के बिहेवियर में पॉजिटिविटी सकारात्मकता आ सके। तो हम इस पर बात करते हैं। PBIS, तो यहाँ पे PBIS लिखा है, तो PBIS की शॉर्ट फॉर्म है ये। तो इस तरह से इसके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आप अपने पास हाईलाइट करके ये चीज़ भी नोट डाउन करके रखें। PBIS पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़। तो जिस तरह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है सकारात्मक व्यवहार, हस्तक्षेप और समर्थन, मतलब PBIS पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन एंड स्ट्रेटजीज़। तो विचारों और उपकरणों का एक समूह है, जो भी आपके थॉट्स हैं और आपके जो उपकरण हैं उसका क्या है, एक ग्रुप है, जिसका उपयोग स्कूल छात्रों के व्यवहार को सुधारने के लिए किया जाता है। जो भी ऐसे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम बिहेवियर, तो उन प्रॉब्लम बिहेवियर को ठीक करने के लिए क्या है, उन्हें इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनका यूज़ कर सकते हैं हम PBIS अकादमिक प्रदर्शन, सुरक्षा, व्यवहार, सकारात्मक स्कूल संस्कृति को स्थापित करने और बनाए रखने में, छात्र विकास से संबंधित व्यवहार सुधार को फ्रेम करने के लिए साक्ष्य और डाटा आधारित कार्यक्रमों, प्रथा और रणनीतियों का उपयोग करता है। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं स्कूल में एक सांस्कृतिक, एक सकारात्मक बिहेवियर रहता है बच्चों का, एक सुरक्षा की धर्मचित, एक पॉजिटिव, एक डिसिप्लिन का। तो उसी तरह से चीज़ों को बनाए रखने के लिए अपने जो भी आपका प्रोग्राम है, आपकी जो प्रथाएँ हैं, रणनीतियाँ हैं, उनको बनाए रखने के लिए कि बच्चा प्रॉपर बिहेव करे चीज़ों को। तो इसलिए उस बच्चे के लिए स्कूल लेवल पे सकारात्मक व्यवहार, हस्तक्षेप और समर्थन, मतलब PBIS का यूज़ किया जाता है। PBIS जोखिम वाले छात्रों का व्यवहार संबंधी ज़रूरतों और सभी छात्रों की बहुस्तरीय ज़रूरतों को संबोधित करता है। जिस बच्चे के अंदर क्या है, व्यवहार संबंधित कुछ ज़रूरतें हैं और जो सभी छात्रों की जो बहुस्तरीय ज़रूरतें होती है, जो भी एक के ग्रुप में एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सबको क्या है, संबोधित करता है। जो एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जो स्कूल में प्रभावी शिक्षण और सीखने को बढ़ावा देता है। जो बच्चे के अंदर कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो समस्याएं क्या करेंगी, उसकी लर्निंग को इफेक्ट करेंगी। तो जब बच्चे का बिहेवियर ख़राब है, तो बच्चे के बिहेवियर को इंटरवेंशन करने के लिए हमने PBIS का यूज़ किया। तो वो क्या है, स्कूल में प्रभावी शिक्षण को क्या है, बढ़ावा देता है कि चीज़ों को और इफेक्टिवली हम लोग लर्न कर सकें। इसके अलावा रॉबर्ट H. हॉर्न जैसे शोधकर्ताओं का मानना है, जिन्होंने बच्चों के बिहेवियर पर शोध किए हैं, अध्ययन किए हैं, रॉबर्ट H. हॉर्न ने, तो उनका मानना है PBIS सभी छात्रों को प्रभावी निर्देश और पाठ देने के लिए स्कूल के कर्मचारियों को के समय को बढ़ाता है। जब आप बच्चों के साथ बिहेवियर पे कोई काम करोगे, तो जो भी आप बच्चों के पाठ देने के लिए जो भी स्कूल कर्मचारी, टीचर्स वगैरह होते हैं, उनका क्या है, टाइम इंक्रीज करता है, ताकि जो बच्चों पे वो अब चीज़ें अप्लाई कर सकें। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो PBIS के विपरीत कई स्कूलों ने छात्रों को कक्षा से और साथियों से अलग करने के लिए निरोध, निलंबन या निष्कासन सहित बहिष्कार, अनुशासन प्रथाओं का इस्तेमाल भी किया है। जो PBIS के विपरीत, मतलब जो PBIS का यूज़ नहीं करते कई स्कूलों ने, अगर छात्रों का कोई बिहेवियर ख़राब रहा है तो उसके लिए क्या किया है, छात्रों को कक्षा से और जो भी उनके छात्र हैं उनसे ही अलग करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक का यूज़ किया, निरोध, निलंबन या निष्कासन। बच्चे को मतलब उस क्लासरूम से, उस एक्टिविटी से बहिष्कार करना, उसको वहाँ से निकाल देना। तो ये क्या है, ये हमारे अनुशासन प्रथाओं के क्या है, विरुद्ध है। इसे हमें ऐसा बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। PBIS छात्रों को कक्षा में रखकर सीखने के अवसर को बढ़ाने के लिए समस्या व्यवहार को होने से पहले रोकने पर जोर दिया जाता है। अगर आपको PBIS का यूज़ करना है तो छात्रों को, अगर आपको क्लास में ही रखना है, तो क्लास में रखने के लिए अगर बच्चों का जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसको होने से पहले ही रोकने पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। PBIS स्कूल के लिए एक टीम आधारित ढांचा है। ये जो PBIS है वो स्कूल में सिर्फ टीम जो होता है, टीम वो आधारित ढांचा है जिसको सब लोग मिलके कंडक्ट करते हैं। एक भी प्रतिकूल, मतलब प्रत्येक कोई इंडिविजुअल के कार्य करने से नहीं होता। जो प्रतिक्रिया से लेकर हस्तक्षेप तक के तत्वों को उधार लेता है। जो भी आपको बच्चों का रिस्पॉन्स है, उसके बाद जो आपको इंटरवेंशन करना है, वो सभी इसमें इंक्लूड रहते हैं। एक हस्तक्षेप जो सभी छात्रों के लिए व्यक्तिगत सीखने की योजना विकसित करने के लिए नैदानिक डाटा का उपयोग करता है। ये PBIS जो है वो मतलब उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करके जो भी बच्चा चीज़ों को लर्न करता है, जो व्यक्तिगत सीखने की योजना विकसित करने के लिए, जो भी आपको इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम को अगर आपको बच्चे के लिए बनाना है, में जो भी डाटा यूज़ किया जाता है उस सबका क्या है, प्रयोग करके हम बच्चों के बिहेवियर पे काम कर सकते हैं। तो ये आपका हमने पढ़ा। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा क्लासरूम मैनेजमेंट में हमने टीम देखा, टीम टीचिंग देखा, शैडो टीचिंग देखा, पीयर ट्यूटरिंग, और आज की वीडियो में हमने कोऑपरेटिव लर्निंग देखा और यूज ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज देखा। तो हमने ये आज हमारा 2.3 इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।